चीन की इकोनॉमी को लेकर जो कहानी हमें अक्सर सुनाई जाती है वो एक पहेली की तरह लगती है। लेकिन क्या हो अगर वो कहानी जो हमें बताई जा रही है वो पूरी कहानी हो ही ना। क्या हो अगर चीन की सबसे बड़ी कमजोरी असल में उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। ये नंबर देखिए, 300%। चीन का कर्ज और जीडीपी का अनुपात। ये वो हेडलाइन है जो बार बार हमारे सामने आती है और ये बताती है कि चीन का आर्थिक पतन बस होने ही वाला है। और यही वो सवाल है जो हमारे सोर्स मटेरियल से निकलकर आता है और जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। इसी विरोधाभास को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस पड़ताल के लिए ये हमारा रोड मैप है। हम इन 5 अहम हिस्सों को एक एक करके देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि चीन के इस कर्ज के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा इसी बुनियादी सवाल से शुरू होता है। जब हम चीन के 300% कर्ज की बात करते हैं तो क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। सोर्स के मुताबिक अमेरिका का ज्यादातर कर्ज उपभोग पर खर्च हुआ है, मतलब ऐसी चीजों पर जो इस्तेमाल होकर खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने कर्ज का इस्तेमाल लंबी अवधि की संपत्ति बनाने में किया है, जैसे विशाल बांध, बंदरगाह और सड़कें। और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। चीन का फाइनेंशियल सिस्टम एक बंद लूप की तरह काम करता है, मतलब ज्यादातर कर्ज सरकारी कंपनियों ने सरकारी बैंकों से ही लिया है। एक तरह से बाएं हाथ से दाएं हाथ को पैसा देने जैसा है। ऐसे सिस्टम में कोई दिवालिया हो ही नहीं सकता जब तक कि सरकार खुद ऐसा ना चाहे। लेकिन अगर सरकारी कर्ज से कोई खतरा नहीं है तो फिर असली जोखिम कहाँ है? चलिए अब हम चीन के वित्तीय सिस्टम में छिपे उस बहुत बड़े ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हैं। ये वो आंकड़ा है जो असल में जानकारों की नींद उड़ाए हुए हैं। करीब $10 ट्रिलियन का छिपा हुआ कर्ज। ये कर्ज स्थानीय सरकारी फाइनेंसिंग एजेंसियों का है जो आधिकारिक बहीखातों में कहीं नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, इसे चुकाया नहीं जा सकता। तो असली चुनौती यही है, चीन इस $10 ट्रिलियन के विशाल गड्ढे को कैसे भरेगा, वो भी अपनी करेंसी को बर्बाद किए बिना। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के हिसाब से तो सिर्फ 2 ही दर्दनाक रास्ते हैं। लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल एक तीसरे गुप्त रास्ते की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा वित्तीय हथियार जिसका इस्तेमाल खुद अमेरिका ने 1934 में किया था। तो देखिए, पारंपरिक रास्ते हैं, या तो मितव्ययिता जिससे देश भयानक मंदी में चला जाएगा, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन जो आम आदमी की सारी बचत को खत्म कर देगा। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, अपनी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना। और इतिहास हमें दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। 1933 में अमेरिका भी ऐसे ही जाल में फंसा था। तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पैसे नहीं छापे, उन्होंने बस अपनी एक संपत्ति यानी सोने का मूल्य बदल दिया और एक कलम के झटके से उन्होंने ट्रेजरी की पूरी बैलेंस शीट को रातों रात ठीक कर दिया। सोर्स का तर्क है कि चीन ठीक यही करने की तैयारी कर रहा है और इसका गणित बहुत ही सीधा और असरदार है। अगर चीन अपने अनुमानित 30,000 टन सोने की कीमत को $20,000 प्रति आउंस पर रीसेट कर दे तो रातों रात $17 ट्रिलियन से ज्यादा की नई संपत्ति बन जाएगी, जो उनके $10 ट्रिलियन के कर्ज वाले ब्लैक होल को भरने के लिए काफी से भी ज्यादा है। लेकिन सोने की कीमत को इस तरह बदलने का एक बहुत बड़ा और शायद अनचाहा नतीजा भी हो सकता है, और इसका सीधा ताल्लुक है चांदी से। इतिहास को देखें तो सोने और चांदी का व्यापार हमेशा लगभग 15 से 1 के अनुपात में होता था, लेकिन आज यह अनुपात 85 से 1 तक पहुंच गया है। सोर्स के मुताबिक ये एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह है। जब सोने की कीमत बढ़ेगी तो ये रबर बैंड जोर से अपनी जगह पर वापस आएगा, और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, सोना तो तिजोरियों में रखा रहता है, लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है जिसकी चीन को अपनी टेक्नोलॉजी के लिए सख्त जरूरत है। सोलर पैनल से लेकर मिसाइलों तक सब में चांदी लगती है। अगर सोने के पुनर्मूल्यांकन से चांदी की कीमत अचानक आसमान छूने लगी तो चीन की पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? सोर्स का कहना है कि उन्होंने इस बड़े मॉनेटरी रीसेट से पहले ही अपनी चांदी की सप्लाई को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2026 को चांदी के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो कोई मामूली व्यापारिक फैसला नहीं था, बल्कि ये अपनी कीमती धातु को देश के अंदर ही लॉक करने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। तो इस पूरी जानकारी का आम लोगों के लिए क्या मतलब है?
सोर्स इस आने वाले वित्तीय रीसेट से निपटने के लिए एक खास प्रोटोकॉल सुझाता है। ये प्रोटोकॉल 3 आसान कदमों में काम करता है। पहला, फिजिकल चांदी जमा करना जब अनुपात बहुत ज्यादा हो। दूसरा, डॉलर की कीमत पर ध्यान न देकर सिर्फ अनुपात के ठीक होने का इंतजार करना। और तीसरा, जब अनुपात अपने ऐतिहासिक स्तर पर वापस आ जाए तो उस चांदी को डॉलर के लिए नहीं बल्कि जमीन या रियल एस्टेट जैसी ठोस संपत्ति के लिए बदलना। सोर्स यहाँ कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां भी देता है। पहली, सिर्फ फिजिकल धातु ही मायने रखती है, कागजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। दूसरी, माइनिंग स्टॉक्स में राजनीतिक जोखिम बहुत ज्यादा होता है। और तीसरी, असली संकेत जिस पर नजर रखनी है वो है शंघाई प्रीमियम। जब चीन में सोने की कीमत न्यूयॉर्क या लंदन से बहुत ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि खेल शुरू हो चुका। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। ये सोर्स मटेरियल के विचारों को दिखाता है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस तरह का विश्लेषण तैयार करने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी विश्लेषण लाते रहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें वाकई बहुत मदद मिलती है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। सोर्स के मुताबिक सवाल ये नहीं है कि फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कब होगा। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखेगी, असली ठोस संपत्ति किसके हाथ में है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।